दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं आपको एग्रीकल्चर की नेक्स्ट क्लास लेकर दोस्तों, जिसमें हम इरिगेशन यानी सिंचाई के बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले भी एक सिंचाई से रिलेटेड जो आपका वीडियो था वो हम बना चुके हैं। दोस्तों ये पार्ट 10 है, दोस्तों पार्ट 10 है। इसमें हम आपको बताएंगे इरिगेशन की जो मेथड है, किस प्रकार से हम सिंचाई करते हैं उनके बारे में। दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी, तो दोस्तों जुड़ जाइए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी से। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। सिंचाई जल की प्रमुख विधियां, टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड। दोस्तों सिंचाई किस प्रकार से दी जाती है, दो तरीका होता है दोस्तों। एक है सतही सिंचाई यानी सरफेस इरिगेशन, और दूसरा है अधो सतही सिंचाई विधि यानी दोस्तों आपका सब सरफेस इरिगेशन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड का हम डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है सतही सिंचाई। दोस्तों सरफेस इरिगेशन यह सिंचाई की सबसे पुरानी तथा प्रचलित विधि है, सतही सिंचाई। और हमारे देश में 95% सिंचाई का कार्य इसी विधि से किया जाता है। कितना प्रतिशत? 95% जो इरिगेशन का काम है वो इसी विधि द्वारा किया जाता है, सतही सिंचाई द्वारा। और इस विधि में निम्न विधियां आती हैं कि हम किस प्रकार से सिंचाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें कौन कौन सी विधियां हैं बात करते हैं हम आगे। सबसे पहली विधि है दोस्तों ए यानी बाढ़ विधि। इसको फ्लड इरिगेशन या फ्लूड इरिगेशन इंग्लिश में बोला जाता है। दोस्तों यह सिंचाई की सबसे पुरानी तथा अवैज्ञानिक विधि है। ध्यान रखें, ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। दोस्तों इस विधि में खेत में पानी खुला छोड़ दिया जाता है और इसके कारण खेत के ढाल के अनुसार कहीं ज़्यादा तो कहीं कम पानी पहुंचता है। बिल्कुल दोस्तों, जनरल हम लोग करते हैं कि पानी को खेत में पहुंचा दिया और उसके बाद खेत में पूरी तरीके से ढाल के अनुसार पानी बहता हुआ चला जाता है। दोस्तों इस विधि द्वारा धान की फसल में सिंचाई की जाती है। जनरल अगर बात करें सबसे ज़्यादा तो धान की फसल में इस बाढ़ विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि धान के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए। तथा यह विधि उन क्षेत्रों पर अपनाई जाती है जहां पर सिंचाई जल सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल, इस विधि का उपयोग कहां पर किया जाता है? जहां पर पानी की मात्रा अधिक रहती है एवं सस्ती दर पर आपका सस्ता पानी वहां पर मिल जाता है, वहां पर इस विधि का मोस्टली उपयोग किया जाता है। दोस्तों बाढ़ विधि की सिंचाई क्षमता 30% ही होती है। विशेष याद रखना, जो इस विधि में आपका पानी दिया जाता है खेत में, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 30% ही होती है। कितनी प्रतिशत होती है? 30% ही इसकी क्षमता होती है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी बाढ़ विधि क्या होती है। बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की यानी क्यारी विधि। दोस्तों क्यारी विधि क्या है? इस विधि के द्वारा सिंचाई करने के लिए खेत में क्यारियां बनाई जाती हैं, क्यारी बनाई जाती हैं। और दोस्तों ये क्यारियां 0.5 ढलान पर बनाई जाती है। मतलब ढलान कितना रखा जाता है? 0.5 जिसका ढलान रहता है खेत का, वहां पर इन आपकी क्यारी बनाई जाती हैं। इन क्यारियों की लंबाई बलुई दोमट मृदा में 60 से 90 मीटर तथा चिकनी मिट्टी में 150 से 200 मीटर रखी जाती है। विशेष याद रखें कि लंबाई बलुई दोमट मिट्टी में तो कम रखी जाती है, जबकि चिकनी मिट्टी में जो है 150 से 200 मीटर इनकी लंबाई रखी जाती है। दोस्तों इनका उपयोग जनरली गेहूं, चना, बाजरा, सरसों आदि फसलों की सिंचाई करने के लिए इस मेथड का उपयोग किया जाता है। नाम याद रखें, क्यारी विधि या स्ट्रिपिंग। मोस्टली आप देखा होगा कि गेहूं की फसल में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको क्यारी विधि भी समझ में आ गई होगी। ये विशेष पॉइंट याद रखें, ढलान इसकी 0.5 और लंबाई भी इसकी ध्यान रखें। बलुई दोमट मृदा में 60 से 90 मीटर एवं चिकनी मिट्टी में 150 से 200 मीटर आपकी इसकी लंबाई रखी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे नेक्स्ट विधि की। दोस्तों नेक्स्ट है हमारी सीमांत पट्टी विधि यानी चेक बेसिन मेथड। दोस्तों चेक बेसिन जो मेथड होता है, इस विधि का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां खेत समतल होते हैं। जहां पर खेत समतल होते हैं तथा सिंचाई स्रोत छोटा होता है। अगर आपके पास सिंचाई स्रोत जो है छोटा है और खेत समतल है, तो सीमांत पट्टी विधि वहां पर उपयोग की जाती है। दोस्तों इसमें खेत को छोटी आयताकार
पट्टियों में, पत्तियों में नहीं, पट्टियों में या क्यारियों में विभाजित कर लिया जाता है। जो आपका खेत है उसको छोटे छोटे क्यारियों में बांट लिया जाता है या विभाजित कर लिया जाता है। फिर प्रत्येक क्यारी को सिंचाई स्रोत से जोड़ दिया जाता है। एक जैसे मान के चलिए 6 आपकी क्यारियां बन गई तो सभी को आपने सिंचाई स्रोत से जोड़ दिया। आपका सिंचाई स्रोत कोई सा भी हो सकता है, हैंड पंप भी हो सकता है, ट्यूबवेल भी हो सकता है, मतलब छोटा साधन आपके पास हो। तो इस विधि द्वारा सब्जियों में पानी दिया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग जो है ना सब्जियों में पानी देने के लिए किया जाता है। और इस विधि में क्यारी का जो ढलान होता है वो 3% रखा जाता है। कितने प्रतिशत रखा जाता है दोस्तों? सीमांत पट्टी विधि में क्यारी का जो ढलान है वो 3% रखा जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सीमांत पट्टी विधि या चेक बेसिन मेथड है, ये भी आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मेथड की। दोस्तों ये है आपका चौथा नंबर कूड़ विधि यानी फरो मेथड। दोस्तों सिंचाई का विधि का जो आपका सतही सिंचाई मेथड है उसमें चल रहा है, इसका चौथा है कूड़ विधि यानी फरो मेथड। यह विधि उन फसलों के लिए उपयोग की जाती है जिन्हें कूड़ विधि में बोया जाता है। मतलब जिन फसलों को हम कूड़ बनाकर बोते हैं उनमें इस मेथड का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से सिंचाई की जाती है। दोस्तों जैसे हम बात करें गन्ना है, आलू है, केला है, टमाटर, चुकंदर, गोभी, दोस्तों इन सभी आपको पता होगा इन फसलों को क्यारियों में बोते हैं, सॉरी कूड़ बनाकर हम बोते हैं, कूड़ बना लेते हैं। जैसे आपकी मशीन भी आती है कूड़ बनाने वाली जिसमें हम लोग इन फसलों को बोया करते हैं। इस विधि को उन्हें 2 विधियों में बांटा गया है और इस विधि में आपका जो ढलान होता है जनरली, तो ढलान दोस्तों 0.2 से 0.5% रखा जाता है। कूड़ का ढलान कितना रखा जाता है? कूड़ कुड़ता नहीं, गलत लिखा है, कूड़ ढलान 0.2 से 0.5% रखा जाता है आपके खेत का। दोस्तों ये 2 प्रकार की जैसे बताया 2 भागों में बांटा गया। पहले है समतल कूड़ विधि। तो समतल कूड़ विधि जो होती है ना वहाँ का ढलान जो होता है भूमि का 0.3% जो होता है ना वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरी है समोच्च कूड़ विधि। समोच्च कूड़ विधि जो होती है दोस्तों जहाँ भूमि का ढलान 2 से 5% होता है और तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है जनरली कि 205% अगर भूमि का ढलान है तो समोच्च कूड़ विधि का उपयोग किया जाता है पानी देने के लिए या सिंचाई करने के लिए। और दोस्तों इस विधि का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ही आपका जो ढलान होता है वो 2 से 5% तक आपका ढलान हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें फरो मेथड या कूड़ विधि जो है ना बहुत ही उपयोगी है और इसका उपयोग किन फसलों में किया जाता है इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आप विशेष याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कूड़ विधि आपकी क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं आगे जो है आपकी नेक्स्ट। दोस्तों ये है बहुत ही महत्वपूर्ण विधि यानी टपका या बूंद-बिंदी, ड्रिप या ट्रिकल मेथड। दोस्तों दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर जो है कि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कोई भी एग्रीकल्चर कंपटीशन का एग्जाम हो तो इसमें से क्वेश्चन आपको मिलता ही है, इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से समझें। दोस्तों यह है सिंचाई की आधुनिक विधि है। आधुनिक यानी आप कह सकते हैं अभी ही मॉडल जनरली इसका उपयोग किया जा रहा है मॉडर्न रूप में। और इसका विकास इजराइल में हुआ था और वहाँ पर किया था एक व्यक्ति का नाम सिमचा विलास जो कि वहाँ के एक इंजीनियर थे। इन्होंने सबसे पहले इजराइल में इस विधि का आविष्कार किया था। विशेष याद रखें दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। इस विधि में पौधों को पानी बूंद बूंद के रूप में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? बूंद बूंद, एक एक बूंद उसके जड़ पर पड़ती है, बिल्कुल जहाँ पर जड़ प्रवेश करती है वहीं से ये बूंद बूंद पड़ती है जो सीधे जड़ क्षेत्र में पहुँचाती है पानी को। तो इस विधि में पानी की बहुत कम हानि होती है, बिल्कुल हानि नहीं होती। विशेषकर बाष्पीकरण द्वारा पानी बहुत आपकी कम हानि होती है क्योंकि पानी उतना ज़्यादा भरा नहीं रहता खेत में, सिर्फ जड़ क्षेत्र में ही पानी पहुंचाया जाता है जिससे बाष्प बन करके खेत में से पानी उड़ता नहीं है। दोस्तों इस विधि द्वारा 50% सिंचाई जल की बचत होती है। कितने प्रतिशत? विशेष याद रखें 50% सिंचाई जल की बचत हो जाती है, जिससे 2 से 2.5 गुना क्षेत्रफल अधिक सींचा जा सकता है। खींचा नहीं दोस्तों, सींचा जा सकता है, मतलब 2 से 2.5 गुना क्षेत्रफल अधिक और उसमें पानी दे सकते हैं, उसमें सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस विधि में मुख्य पाइपलाइन से 2.5 यानी 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर वर्ग के या प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव से पानी प्रवाहित होता है। बिल्कुल, इसका जो पाइप होता है मुख्य, वहाँ से जो पानी निकलता है ना वो 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर
यानी प्रति सेंटीमीटर वर्ग के प्रेशर से पानी वहाँ से उस पाइप से निकलता है। ये प्रेशर क्या है, ध्यान रखें, 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप छोटे में लिख सकते हैं, मैंने बड़े में लिख दिया थोड़ा सा, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर ऐसे आप सोच रहे होंगे, तो टेंशन ना लो, आप छोटे में लिखते हैं 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव से पानी इसमें से निकलता है। दोस्तों इस विधि द्वारा पौधों को पोषक तत्व आसानी से दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो भूमि में अच्छे तरीके से मतलब पौधा उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, जो पोषक तत्व होते हैं उनको। फर्टिगेशन के लिए यह उपयुक्त विधि। दोस्तों फर्टिगेशन क्या होता है कि पानी के साथ आप पानी सिंचाई तो चली रही है, साथ में फर्टिलाइजर भी उसमें छिड़क देना, उसमें उर्वरक की मात्रा को छिड़क देना। तो दोस्तों ये फर्टिगेशन के लिए भी है विधि, कैसी है, उपयुक्त मेथड है। प्रत्येक छिद्र से प्रति घंटा 1 से 4 लीटर पानी निकलता है। बिल्कुल विशेष याद रखें, प्रत्येक छिद्र से, इसका एक छिद्र रहता है, जैसे बहुत सारे छिद्र रहते हैं, एक छिद्र से 1 घंटे में 1 से 4 लीटर पानी बाहर निकल आता है। विशेष याद रखें दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट है, ड्रिप खरीदने पर शासन द्वारा 70 से 80% अनुदान मिलता है। इसको भी याद रखें दोस्तों, ड्रिप अगर खरीदते हैं तो शासन द्वारा गवर्नमेंट हमको 70 से 80% अनुदान देती है, सिर्फ 20 से 30% हमको पैसा लगाना होता है। दोस्तों विश्व में सर्वाधिक ड्रिफ्ट का क्षेत्रफल अमेरिका में, इसको भी आप याद रखें। वर्ल्ड में सर्वाधिक जो ड्रिफ्ट का यूज किया जाता है वो क्षेत्रफल कहाँ पर है, आपका यूएसए में सबसे ज़्यादा आपका ड्रिप इरिगेशन यूज होता है। दोस्तों भारत में ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो भारत में ड्रिप से सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो महाराष्ट्र में होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में पानी की कमी होने पर वहाँ पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आगे बात करें, इस विधि में मुख्य पाइपलाइन की चौड़ाई होती है 3.5 से 4 सेंटीमीटर तक। विशेष याद रखें, मुख्य पाइपलाइन जो होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 3.5 से 4 सेंटीमीटर तक। और तथा सहायक पाइपलाइन की जो चौड़ाई होती है, इसमें जो और पाइप लगे रहते हैं इधर उधर से सहायक, उनकी जो चौड़ाई होती है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है, जो सहायक पाइपलाइन होती है वो उसकी। दोस्तों इस विधि की जल उपयोग क्षमता सबसे अधिक यानी 90% होती है। कितनी प्रतिशत होती है, 90% आपका पानी इसमें यूज होता है। तो यह विधि रेतीली भूमियों या पहाड़ी इलाकों में विशेष उपयोगी है, क्योंकि वहाँ पर अगर पानी की कमी होती है तो वहाँ पर हम बूंद बूंद सिंचाई या आपका ट्रिकल इरिगेशन यूज कर सकते हैं। इस विधि में खरपतवारों को उगने का मौका बहुत कम मिलता है। बिल्कुल दोस्तों, फालतू पानी नहीं पहुँचता खेत में, तो आपकी जो खरपतवारों के बीज होते हैं उनको नमी नहीं मिल पाती, जिससे उनका आपका कंट्रोल हो जाता है। सिर्फ जड़ क्षेत्र में पानी पहुँचने पर सिर्फ फसल को ही पानी मिलता है। दोस्तों इस विधि से यदि सिंचाई जल लवणीय है तो भी सिंचाई की जा सकती है। बिल्कुल, अगर जो पानी आपका लवणीय है तो वो पानी भी इसमें यूज किया जा सकता है, क्योंकि उसके जो लवण होते हैं वो आपके उधर ही जमा रहते हैं, वो आपके खेत में नहीं आ सकते हैं, और थोड़ी बहुत आ भी जाएँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो मतलब लवणीय जल भी है, सैलाइन भी आपका वाटर है, तो उसका भी यूज सिंचाई पानी में कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट मेथड से। ध्यान रखें ये मेथड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है दोस्तों फव्वारा विधि या बौछार विधि। ये भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों एरियल, इसको स्प्रिंकलर मेथड बोला जाता है इंग्लिश में। दोस्तों इस विधि में पानी पौधों को फुब्बार या बौछार के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में, बौछार के रूप में इसमें पौधों को आपका पानी प्राप्त होता है। दोस्तों पौधे प्राकृतिक वर्षा का अनुभव करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि फुब्बार के रूप में पहुंचता है तो पौधों को महसूस होता है कि बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश जैसे ही होता है जनरली, आप लोगों ने देखा हो तो। दोस्तों इस विधि में जल स्रोत से पंप द्वारा पानी मुख्य लाइन से होता हुआ नोजलों तक पहुंचता है तथा फुहार के रूप में पूरा रूप में बिखेर दिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, स्रोत होता है कोई भी, मान के चलिए पंप द्वारा पानी कहाँ पहुंचा, आपका एक ऐसा मोटर होगी या पंप, उसके द्वारा पानी मुख्य लाइन तक पहुंचा दिया जाता है, जहाँ से भी आपका बोट या आपका बोले तो कुआं है, या आपका वहाँ पर जो भी आपका साधन है या ट्यूबवेल है, तो वहाँ से पानी कहाँ पहुंचाया जाता है, आपका मुख्य जो लाइन है उसमें, और नोजल लगे रहते हैं ऊपर, नोजल तक पानी पहुंच जाता है, और नोजल वो घूमते रहते हैं ऊपर और फुहार के रूप में पानी बिखरता रहता है। दोस्तों मुख्य पाइपलाइन में पानी का जो प्रेशर रहता है वो रहता है 15 पाउंड प्रति इंच वर्ग के दबाव से पानी वहां से निकलता है। ध्यान रखें 15 पाउंड, दोस्तों ध्यान रखें
पाउंड जो होता है ना वो 400 ग्राम का लगभग होता है, 400 से थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो उतना ग्राम का जो प्रेशर लगता है प्रति इंच, 1 इंच कह सकते हैं, इंच वर्ग के दबाव से वो प्रेशर आता है, वहीं से पानी निकलता चला जाता है। तो नोजलों को घूमने की गति 1 से 2 चक्कर प्रति मिनट होती है। दोस्तों वो नोजल घूमते हैं, जब घूमते हैं तो उनकी जो गति होती है वो 1 से 2 चक्कर प्रति मिनट, 2 चक्कर 1 मिनट में लगभग 1 से 2 चक्कर होती है। नोजल जो होते हैं वाले पाइप की ऊंचाई गेहूं सरसों में 3 फीट तथा आलू व सब्जियों में 1 से 2 फीट रखी जाती है। दोस्तों जो नोजल के पाइप ऊपर के लिए उठकर लगे रहते हैं, यहाँ से फुब्बारा ऊपर से चलता है, तो अगर गेहूं और सरसों की फसल है क्योंकि उनकी ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर 3 फीट रखा जाता है, और जैसे सब्जियां हैं, आलू है, बाकी इनमें दोस्तों कम रखी जाती है 1 से 2 फीट, क्योंकि इनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है। दोस्तों एक स्प्रिंकलर से 1000 लीटर पानी प्रति घंटा निकलता है। 1 घंटे में पानी कितना निकल आता है? एक स्प्रिंकलर से 1000 लीटर पानी वहाँ से निकलता है फुहार के रूप में। स्प्रिंकलर पर दबाव 2.5 से 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर वर्ग का होता है। जो प्रेशर लगता है पानी का वो कितना होता है? 2.5 से 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर वर्ग होता है। और दोस्तों यह विधि इंपॉर्टेंट है और ऊंची नीची भूमि के लिए है उपयोगी विधि है। कौन सी भूमियों में इसका उपयोग किया जाता है? जो भूमि ऊंची नीची होती है वहां पर इस मेथड का उपयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग करके फसलों को हाई टेम्परेचर तथा पाले से बचाया जा सकता है, क्योंकि फुहार के रूप में पानी पड़ता है, तो जहां पर पानी फुहार के रूप में पहुंच रहा है वहां पर ना तो पाला फट सकता, नुकसान पहुंचा सकता फसलों को, और ना ही हाई टेम्परेचर से नुकसान होता है, क्योंकि ऊपर पानी पड़ता है फसलों के, जिससे उनको इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। इस विधि की जल उपयोग क्षमता 60% होती है। कितने परसेंट होती है? 60% इस विधि की जल उपयोग आपकी कैपेसिटी यानी क्षमता होती है। ध्यान रखें ये मेथड और इससे पहले वाला यानी ड्रिप इरिगेशन, दोनों ही मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप विशेष याद रखें, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो विधि थी आपकी सिंचाई की वो है थाला या अंगूठी या द्रोणी विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंग्लिश में रिंग या बेसन मेथड कहते हैं दोस्तों। और यह विधि आपकी थाला विधि बागवानी या उद्यान की फसलों के लिए, फल वृक्षों के लिए सर्वोत्तम होती है। मतलब उद्यान में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है और उन्हीं के लिए ये सर्वोत्तम मानी जाती है। इस विधि में फल वृक्ष के चारों तरफ थाला बनाकर, थाला मतलब ऐसे पेड़ है आपका, उसके चारों तरफ एक गड्ढा टाइप का या चारों तरफ से मिट्टी लगा दीजिए, एक थाला टाइप का बना दीजिए, और उसमें फिर पानी भर दिया जाता है, और जो पानी भरा है वो पेड़ की जड़ों तक पहुंचता है या वृक्ष की जड़ों तक पहुंचता है, और पूरा आपका वृक्ष जो भी होता है वो पानी को अवशोषित कर लेता है। दोस्तों ये थी आपकी थाला अंगूठी या द्रोणी विधि इसको कहते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है अधोसतही सिंचाई विधि। एक तो था सतही सिंचाई विधि, ये दूसरा मेथड अधोसतही सिंचाई विधि। दोस्तों सब सरफेस इरिगेशन मेथड इसको कहते हैं इंग्लिश में, सब सरफेस इरिगेशन मेथड। दोस्तों इस विधि का उपयोग उन क्षेत्रों में करना चाहिए जहां पर अधोसतह कठोर हो, यानी 2 से 3 फीट गहराई के बाद कठोर चट्टानें आ जाती हैं। वहाँ पर अगर चट्टानें आ जाती हैं, नीचे एक कठोर ज़मीन है, कठोर भूमि है, तो वहाँ पर इस विधि का उपयोग किया जाता है, किया जाना चाहिए। इस विधि में मृदा के अंदर 1 से 3 फीट की गहराई में मुख्य तथा सहायक पाइपलाइन बिछा दी जाती है। बिल्कुल मुख्य पाइप बिछा दिए जाते हैं, फिर सहायक पाइप भी बिछा दिए जाते हैं नीचे भूमि के, मतलब मिट्टी को आप खुदो लीजिए कितना, 1 से 3 फीट की गहराई पर, ठीक है ना। उतना करने के बाद और जो छिद्र होते हैं दोस्तों, वो जो आप पाइप डालते हो नीचे वो छिद्रित होते हैं, मतलब उनमें छेद होते हैं। तो यह विधि पथरीली इलाकों में भी अपनाई जाती है। कहाँ पर? पथरीली के इलाकों रहते हैं ना, वहाँ पर इस विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर पानी न बहे, तो इस विधि को नीचे आपका पाइप बिछा दिए जाते हैं, परमानेंट नली आपकी पाइप करके, और उनमें छिद्र रहते हैं, मुख्य पाइप लगा दिए जाते हैं, सहायक पाइप लगा देते हैं इधर उधर से, और वहाँ पर ये सिंचाई की जाती है। तो यह मेथड आपका अधोसतह है। जनरली 5% यूज किया जाता है पूरी इंडिया में, 95% आपका सरफेस इरिगेशन यूज किया जाता है। सिर्फ थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कई बार कि कितनी गहराई पर है लगाना चाहिए, तो आप यहाँ पर आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी सभी सिंचाई की विधि जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है
तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द मिलता रहे। दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी, तो दोस्तों आप जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी से। दोस्तों अगर आप 12th में भी हो तो भी हमारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो आप देख सकते हो। तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और कहीं भी अगर किसी को एग्रीकल्चर से संबंधित प्रॉब्लम आती है, कहीं भी किसी को डाउट होता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारे मोबाइल नंबर है 7224002628। आप इस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हो कोई भी एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।